बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर CSS एस्पायरेंट्स, ये हमारा लेक्चर 4 है और इस लेक्चर में हम बात करेंगे पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ जर्मनी के बारे में। इससे पिछले लेक्चर में मैंने सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ फ्रांस पे बात की, उससे पहले पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ US एंड UK को कवर किया है। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर ऑफ टुडे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन आपके सामने रखूंगा कि जर्मनी का पॉलिटिकल सिस्टम है क्या। यहाँ पे रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव क्या है, रोल ऑफ जुडिशरी क्या है, लेजिस्लेचर क्या है, इलेक्शंस का प्रोसेस क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी हैं और इस सिस्टम के की फीचर्स क्या हैं, और फिर इस लेक्चर को हम इंशाल्लाह कंक्लूड करेंगे। Germany has a federal parliamentary republic political system. This means that power is divided between a central government and individual states, जिनको जर्मन में कहा जाता है लैंडर। The political system is based on democratic principles, with representatives elected to make decisions on behalf of people. तो it's very simple. फेडरल स्ट्रक्चर है जी, आपको पहले बताया। जर्मनी इज अ फेडरल रिपब्लिक, मीनिंग दैट द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 16 स्टेट्स। 16 यहाँ पे रियासतें हैं। ईच स्टेट हैज इट्स ओन गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट। they all operate within the framework of German constitution known as basic law। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन था, जैसे मैंने आपको बताया यूके का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, और जैसे मैंने आपको बताया कि यूएसए का एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसी तरह से जर्मनी का जो एक फ्रेमवर्क है, बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको क्या कहा जाता है? बेसिक लॉ कहा जाता है। और तमाम जो स्टेट्स हैं वो जैसे है ना, जैसे पाकिस्तान में प्रोविंसेस हैं तो, और इंडिया में जैसे स्टेट्स हैं, तो सेम लाइक दैट यहाँ पे भी स्टेट्स हैं। वो अपने जो इंटरनल जो उनका सिस्टम है, जो उनकी गवर्नमेंट है, जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो खुद उसको मैनेज करते हैं, लेकिन वो फिर अपने फेडरेशन के साथ भी अलाइंड हैं। बेसिक फ्रेमवर्क जो वो अडॉप्ट करते हैं, जिसको फॉलो करते हैं, वो कौन सा है? बेसिक लॉ है, जिसको जर्मन में क्या कहा जाता है? ग्रैंड सिटीज। और the federal government in Berlin coordinates national policy, while states have significant powers over the education, policing and cultural affairs। तो जो फेडरेशन है ना, जो मरकज है, उसके पास कौन सी जो है पावर्स हैं? मरकज के पास पावर्स हैं जो है नेशनल पॉलिसी बनाने की, और स्टेट के पास कौन सी पावर्स हैं? एजुकेशन की, पॉलिसिंग की और कल्चरल अफेयर्स की। तो डोमेस्टिक इश्यूज जो है वो स्टेट के हवाले हैं, और जो एक कलेक्टिव इश्यूज हैं, फॉरेन अफेयर, ये इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं नेशनल पॉलिसी से रिलेटेड, वो तमाम जो है वो सेंटर यानी फेडरेशन के हवाले होती हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यहाँ पे जो है वो दो हाउसेज हैं। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कौन कौन से। पहला है जी जिसको फेडरल डाइट कहा जाता है, इसको कहते हैं बंडस्टैग। द बंडस्टैग इज द लोअर हाउस ऑफ द जर्मनीज फेडरल पार्लियामेंट। तो यानी एज लाइक पाकिस्तान, एज लाइक इंडिया इन एज लाइक फ्रांस, यहाँ पे लोअर हाउस क्या है? बंडस्टैग है। और पाकिस्तान में होता है नेशनल असेंबली, फ्रांस में भी इसको नेशनल असेंबली ही कहा जाता है। इसका क्या रोल होता है? इट प्लेज अ की रोल इन मेकिंग लॉज, अप्रूविंग द बजट, इलेक्टिंग द चांसलर। यहाँ पे जो चुनते हैं वो चांसलर चुना जाता है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं चुना जाता। और इनको जो है वो एमपीज कहा जाता है, और इलेक्टेड थ्रू अ मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। इसके 598 मेंबर्स होते हैं, बट द नंबर कैन राइज टू ओवरहैंग एंड compensatory seats। And the Bundestag is responsible for formulating national policies and passing legislation, same like France, same like Pakistan। इस हाउस के पास ज़्यादा अख्तियारात होते हैं नेशनल पॉलिसी को बनाने के लिए और लेजिस्लेशन को पास करने के लिए। और इवन हाउस ऑफ कॉमन्स जैसे यूके में, तो वो भी ज़्यादा इफेक्टिव है। वहाँ पे जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, तो वो एक एडवाइजरी होता है, मैंने आपको बताया है उसकी, यानी बहुत ज़्यादा कोई ऐसी पोजीशन नहीं होती कि वो डिसीजन मेकिंग कर सके। पाकिस्तान में सेनेट भी ऐसे है, ऐसे ही जो है वो फ्रांस में भी है, लेकिन जो की रोल है वो लोअर हाउस का हर जगह पे हमें नज़र आता है।
इसके अपर हाउस की बात कर लेते हैं जिसको कहा जाता है बंडस्ट्रेट, एंड इट इज़ अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इसकी 16 जो ये रिप्रेजेंट करता है फेडरल 16 स्टेट्स जो है उनको। ई स्टेट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव टू दी बंडस्ट्रेट एंड दी बट द नंबर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव पर स्टेट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन साइज। तो ये आबादी के हिसाब से जो है ये तनासब इसका बनाया गया है। और इसका क्या काम होता है, इट अप्रूव्स द लेजिस्लेशन दैट अफेक्ट्स द स्टेट लेवल मैटर्स सच एज द एजुकेशन एंड लॉ इन्फोर्समेंट। इट आल्सो प्लेज अ रोल इन शेपिंग नेशनल पॉलिसीज। अच्छा जी, एग्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, यहाँ पे चांसलर होती है। पाकिस्तान में कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। इवन फ्रांस में भी प्राइम मिनिस्टर होता है, और यूके में भी प्राइम मिनिस्टर होता है। लेकिन यहाँ पे जो इनकी लोअर हाउस है उसका जो हेड होता है वो कौन होता है, चांसलर। द चांसलर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड होल्ड्स द मोस्ट एग्जीक्यूटिव power in Germany. The Chancellor is the leader of the coalition government and is responsible for running the government, setting policies and directing the administration. तो यहाँ पे पाकिस्तान की तरह है कि जैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के पास एग्जेक्टिव रोल होता है, इसी तरह से यहाँ पे चांसलर के पास जो है वो एग्जेक्टिव रोल होता है। और द चांसलर इज इलेक्टेड बाय द बंडस्टैग आफ्टर फेडरल इलेक्शंस, टिपिकली फ्रॉम द मेजॉरिटी पार्टी और कोलिशन। तो सेम लाइक दैट कि सिंपल मेजॉरिटी आप ले लें तो वहाँ पे इसको चुन लिया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर, लोअर हाउस के अंदर, जो कि क्या कहलाता है आपको मैंने बताया यहाँ पे बंडस्टैग। अच्छा जी, मजीद इसको देख लेते हैं। जो प्रेसिडेंट है उसका क्या किरदार है। द फेडरल प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट बट हीज रोल इज लार्जली सेरेमोनियल। तो पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द स्पेशल बॉडी कॉल्ड द फेडरल कन्वेंशन, while the president have some formal powers such as signing laws, appointing the chancellor. The position is more symbolic and day-to-day political power lies within the chancellor. तो सेम एग्जैक्टली पाकिस्तान की तरह यहाँ पे है कि पाकिस्तान की तरह जो है ये सेरेमोनियल है, और मेन जो सारे अथॉरिटीज़ हैं और डिसीजन मेकिंग है वो किसके पास है, चांसलर के पास है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पे भी जो है वो मल्टी पार्टी सिस्टम है। कुछ पार्टीज़ के नाम आपके सामने हैं, CDU है, SPD है, दी ग्रीन्स पार्टी है, अलायंस 90 जिसको कहा जाता है, फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी है, दी लेफ्ट, और फिर अल्टरनेटिव ऑफ जर्मनी। ये तमाम पार्टीज़ हैं, उनकी क्या जो है वो एक रुझानात हैं वो भी आगे दिए हुए इनकी आप रेटिंग कर लें। Judiciary. The judiciary in Germany is independent, and the Federal Constitutional Court is the highest court and has the power to interpret the basic law, review the constitutionality of law, and resolve conflicts between the federal government and the states. There are also federal courts for other legal matters such as civil, criminal, and administrative cases. इलेक्शंस का क्या प्रोसेस है जी। जर्मनी होल्ड्स फेडरल इलेक्शंस फॉर द बंडस्टैग फॉर एवरी 4 years, एंड इलेक्शंस आर बेस्ड ऑन मिक्स्ड member proportional system that combines first past the post voting in the constituencies with proportional representation. Or voters elect representatives both for their local district and a party list, which ensures that the overall composition of the Bundestag reflects the proportion of votes received by each पार्टी। और इसकी कुछ की फीचर अगर देख लें तो यानी सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि कोलिशन गवर्नमेंट यहाँ पे बनती है। जर्मनीज पॉलिटिकल सिस्टम रेयरली अलाउज अ सिंगल पार्टी टू गो ऑन एलान। यहाँ पे जो है वो सिंगल मेजॉरिटी किसी को नहीं मिलती, कोलिशन गवर्नमेंट हमेशा बनती है। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट फीचर है जी सोशल मार्केट इकोनॉमी। द जर्मन इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन अ सोशल मार्केट इकोनॉमी विच combines फ्री मार्केट कैपिटलिज्म with social policies that aim to promote awareness and welfare of citizens। तो ये चीज़ें मैंने बड़ी कम्प्रिहेंसिव वे में जो है पॉलिटिकल पेपर वन में, पॉलिटिकल साइंस के पेपर वन की प्रिपरेशन के दौरान बताई हैं। फ्री मार्केट का क्या कंसेप्ट है और कैपिटलिज्म और जितने भी इकोनॉमिक आइडियोलॉजीज हैं उसके बारे में भी। तो इसके अलावा यूरोपीय यूनियन मेंबरशिप, जर्मनी इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द यूरोपीय यूनियन एंड प्ले अ इम्पोर्टेंट role in shaping EU policy. So that's it for this lecture dear students। इस लेक्चर में हमने देखा कि जर्मनी में जो ओवरऑल कौन सा सिस्टम है
एक वो सिस्टम मैंने बताया आपको कि फेडरल, यहाँ पे फेडरेशन भी है, यहाँ पे प्रोविंसेस भी हैं, यहाँ पे स्टेट्स भी हैं, और मरकज़ में जो इम्पोर्टेंट पोजीशन है वो किसकी होती है, एग्जीक्यूटिव पावर किसकी है, वो चांसलर की होती है। और वो दो हाउसेज हैं लेजिस्लेचर के, एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है। जो चांसलर है वो लोअर हाउस की मेंबर या लोअर हाउस का मेंबर होता है, और वो लोगों के वोट के थ्रू आता है। और वो फिर अपनी जो है वो एक गवर्नेंस की जो पावर्स है उसको यूटिलाइज करता है, और वो पॉलिसी मेकिंग में, नेशनल पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिसी एग्जीक्यूशन में और डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जबकि जो प्रेसिडेंट होता है उसको एक कन्वेंशन के थ्रू इलेक्ट किया जाता है, और एज लाइक पाकिस्तान उसके पास कोई ऐसा इख्तियारात नहीं होते, बस उसका रोल सेरेमोनियल होता है, बिल्स को पास कर देना, या एक जो है एक कहने की कुछ एक्टिविटीज़ हैं और दिखाने की कुछ एक्टिविटीज़ हैं, वही यहाँ के प्रेसिडेंट की भी होती हैं। तो सारा रोल यहाँ पे चांसलर का होता है। और यहाँ पे जो भी इसका बेसिक जिस सिस्टम के थ्रू यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम और यहाँ की गवर्नमेंट काम करती है, स्टेट्स और सेंटर काम करती है, तो वो बेसिक जो सेट है इस गाइडलाइन का, वो है यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको बेसिक लॉ भी कहा जाता है। वो बेसिक फ्रेमवर्क है यहाँ का। और ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। फिर हमने इसके मेंबर्स देख लिए हैं जी, अपर हाउस के कितने हैं, लोअर हाउस के कितने हैं, इलेक्शंस का क्या प्रोसेस है, और पार्टी सिस्टम्स कौन से हैं, ये तमाम चीज़ें भी देख ली हैं। तो आई बिलीव आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। विश यू गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।